अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ीब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। ये इंट्रा कोर्ट अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इससे पहले आर्टिकल 184(3) के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आती थी, उसके ऊपर जो भी फ़ैसला होता था उसके ऊपर अपील का हक़ नहीं होता था। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में ये कानून साजी की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत जो फ़ैसले हैं उसके ऊपर अपील का हक़ दिया गया और कानूनी माहिरीन इस कानून को बहुत अहम करार दे रहे हैं, क्योंकि अपील का हक़ न मिलना बज़ाते ख़ुद इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ़ भी इस मामले को करार दिया जाता रहा है। लेकिन एक अहम सवाल जो आज के हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि जो बेंच कंपोजिशन सामने आई है उस पर एक मरतबा फिर बेजा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है और उस तनकीद का मकसद बिल्कुल यही है, अदलिया को दबाव में लाया जाए। हालांकि इसका पस मंज़र अगर हम आपसे अभी शेयर करेंगे उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या वजूहात हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके सबब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फ़ौजी अदालतों में जो आम शहरियों के ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील है उस बेंच का हिस्सा ना बने। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट है वो आपसे करते जाएं कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो 2 आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उसके ऊपर बेंच तश्कील दे दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। इस बेंच में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस मुस्तरत हिलाली साहिबा शामिल हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की जो दोनों दरख्वास्तें हैं उनके ऊपर नंबर अलॉट कर दिया गया है। फिर उसके अलावा कौंसल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ गुजरावाला बार की जो दरख्वास्त है उसको भी नंबर अलॉट कर दिया गया है। जबकि जस्टिस इजाज़ुल एहसन को जुडिशल कौंसल की प्रोसीडिंग से बतौर मेंबर अलग करने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर भी नंबर लगा दिया गया है। तो अब ये तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो एक साथ क्लब होकर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच बना है वो इस केस पर समाअत करेंगी। अब आते हैं क्विकली मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर। जो बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में तश्कील दिया गया है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच है। इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत ख़ान साहब भी शामिल हैं। ये 6 रुकनी बेंच 13 दिसंबर को 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत करेगा इस्लामाबाद में। और ये जो केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है ये इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं। वफाकी हुकूमत और कुछ सूबों ने भी इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया था और ये कहा था कि फ़ौजी अदालतों में जो 9 मई के वाक़यात की रोशनी में 103 लोग जो गिरफ़्तार किए गए हैं उनका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में ही होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फ़ैसला दिया। अब आते हैं तनकीद के ऊपर। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर इस वक्त तनकीद ये हो रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दौड़ गए हैं और ख़ुद वो इस बेंच में नहीं बैठे। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच के सरबराह होते तो तब भी ये तनकीद हो रही होती कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच में क्यों बैठे हैं, क्योंकि फिर पीटीआई की ट्रोलिंग का अंदाज़ कुछ यूँ होता कि पहले भी पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते रहे हैं, हालांकि ग्राउंड पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही। और ये भी तनकीद होती चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर कि एक सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच रोक चुका है काजी फ़ाइज़ ईसा को कि वो पीटीआई के हवाले से केसेस न सुने। ये भी तनकीद हो रही होती कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में 9 मई वाक़यात के ऊपर एक ऑब्ज़र्वेशन दे चुके हैं। हालांकि वो ऑब्ज़र्वेशन इस सेंस में दी गई थी कि अगर फैज़ाबाद धरना फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट होता तो जो है वो इस तरह के 9 मई जैसे वाक़यात जो है वो ना होते। तो अब जो जजेस इस बेंच में नहीं हैं उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो जो 5 जजेस हैं जिन्होंने मरकज़ी केस सुना है वो इस बेंच में नहीं है। इंट्रा कोर्ट का अपील है, बिल्कुल नए
जजेस इस केस को सुनते हैं। तो जो पिछला बेंच था वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी। अब नए बेंच की कंपोजिशन मैंने आपको बता दी। तो अब इसके ऊपर जो जजेस जो है वो इस वक्त नहीं हैं इस मिलिट्री कोर्ट वाले बेंच में, उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 21वीं आइनी तरमीम में ये होल्ड कर चुके हैं, ये राय दे चुके हैं कि आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। इस पॉइंट के ऊपर जस्टिस काजी फैज़ ईसा आइनी तरमीम को भी गैर आइनी करार दे चुके हैं। ये वो वक्त था जब अदलिया के बड़े बड़े जजेस जो हैं उन्होंने आइनी तरमीम को दुरुस्त करार दिया था, लेकिन वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे जो उस वक्त भी जिन्होंने आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जाके ये व्यू दिया था कि मैं इस आइनी तरमीम को भी नहीं मानता। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो मुनसिफ जो आइनी तरमीम को एक्सेप्ट ना करे, वो आम कानून के तहत किसी आम शहरी का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर सकता है, कबूल कर सकता है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने उस प्रिंसिपल के ऊपर कायम हैं। जब साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच बना था जिसमें काजी फैज़ ईसा भी शामिल थे, उस वक्त काजी फैज़ ईसा ने एक तो ये कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून डिसाइड नहीं हुआ, मैं नहीं बैठूंगा। फिर उन्होंने दूसरी वजह ये बताई कि मैं एक ऑलरेडी ओपिनियन दे चुका हूँ 21वीं तरमीम में। और फिर तीसरी बात उन्होंने उस केस में बैठकर ये कही थी कि न सिर्फ मैं ओपिनियन दे चुका हूँ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रोशनी में, इस पहले डिसाइड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को होना चाहिए, बल्कि बेंच कंपोजिशन से पहले मुझसे पूछा नहीं गया। तो इससे एक चीज़ स्टैब्लिश होती है कि किस जज ने किसी केस में बैठना है और केस सुनना है, ये पहले उस जज से राय ली जाती है। अच्छा, दूसरे जज के ऊपर आते हैं जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह जब उमर अता बंदयाल ने जो 9 रुकनी बेंच बनाया था उसका हिस्सा थे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए ये एतराज़ किया कि फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो ये ट्रायल है इसमें एक दरख्वास्त गुजार हैं साबिक़ चीफ जस्टिस जवादस ख्वाजा। उनकी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ करीबी रिश्तेदारी है, इसलिए इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में ना बैठें। इस एतराज़ को एक्सेप्ट किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने और वो फिर उस बेंच से अलग हो गए थे। जस्टिस अतर मिनल्ला उस बेंच में भी शामिल नहीं थे, इसमें भी नहीं हैं। जस्टिस जमाल खान और जस्टिस शाहिद वहीद, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बेंच में बैठना है, अगर चीफ जस्टिस ये कहे कि जी हम ये बेंच बना रहे हैं आप इसमें बैठें, तो अगर वो वजूहात बताएं कि मैं नहीं बैठता तो किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप इस बेंच पर लाजमन बैठें। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यही है कि कोई जज आज़ादाना तौर के ऊपर कोई फ़ैसला कर सके। अच्छा, इसमें एक आखिर में आपको बताएं कि बड़े सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के सलमान अकरम राजा साहब, वो जनाब ये कह रहे हैं कि ये अपील जो है ये एटलीस्ट जो है वो 11 रुकनी बेंच को सुननी चाहिए थी, क्योंकि जो है वो मेजॉरिटी जो है वो 6 जजों की इसके लिए चाहिए। तो अब ये 11 रुकनी बेंच कैसे हो सकता है? अब जैसे मैंने आपको बताया कि 6 रुकनी बेंच ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा 21वीं तरमीम में व्यू दे चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर ऑलरेडी हुकूमत का जो है एतराज़ था, उस वजह से वो अलग हुए। तो अगर इन 2 जजों को बीच में से निकाल दें और फिर इन 6 जजेस में 3 जजों को भी शामिल कर दें तो फिर भी ये 9 बनते हैं। हालांकि वो 3 जो मैंने आपको बताया कि गालिब इम्कान नहीं यही है कि उन्होंने कहा होगा कि हम इस केस को नहीं सुनना चाहते, तो फिर भी ये 9 बनते हैं। ये 11 का कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आया। तो बहरहाल 13 दिसंबर को इस अहम केस के ऊपर समाअत होने जा रही है। तो ये एक पूरा बैकग्राउंड था जो हमने सोचा आपसे शेयर किया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।